अच्छा, हमने कहाँ तक कर लिया था? ये तो हमने कर ली थी कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो इसके आगे हम कहाँ तक चले गए थे? ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट तो देख लिया था इसका, कर लिया था हमने। डायरेक्टिव्स देख लिए थे। मैं यहाँ से स्टार्ट करना था। बिफोर स्टार्टिंग हम आपको याद होगा मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने प्रोग्राम लिख के लाना है। तो वो प्रोग्राम जो है वो आपने मुझे आपने जो लैब नंबर 2 आप कर रहे हैं, हमने पहली लैब के अंदर जो है हमने कर लिया था कि जो है आपने इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। फिर आपको ने कहा था ये वाला जो अपने प्रोग्राम है ये आपने राइट करके लेके आना है। तो वो आपने मुझे कल दिखाना है कि आप लोगों ने वर्किंग कैसे की है। ठीक है, और आप मुझे यस उसमें समझाएंगे ठीक है क्या सर, कुछ जितना इंशाल्लाह ताला कल दिखा देंगे ठीक है जी। आपको। कल हम उसको चेक करेंगे। अच्छा, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्टिव की विच इज़ अलाइन। तो 1 मिनट ज़रा रुकिएगा।
सर की आवाज आ रही है किसी भाई को? सर बोल ही नहीं रहे। आ रही है आ रही है सर के पास। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम यहाँ पे देख रहे थे कि आपके पास जो है यहाँ पे डायरेक्टिव है। हमने पहले ही बात की थी कि डायरेक्टिव का मेन मकसद क्या है। डायरेक्टिव का मेन मकसद आपके पास ये है कि आपकी जो है ये सिर्फ एक गाइडलाइन देता है आपकी वर्किंग के लिए। इसके अंदर जो है वो एज ए इंस्ट्रक्शन ये तौर पे काम नहीं करता, यानी आपका जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई नहीं करता। जब आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ये सिर्फ उसको गाइडलाइन देगा कि आपने कौन सी वर्किंग कहाँ पे करनी, किस तरीके से करना है। सो जब हम अलाइनमेंट कर रहे हैं तो अलाइनमेंट का मकसद ये है कि वो कितने जो है वो बाइट्स को अलाइन करने जाएगा। सो जब आप यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास अलाइनमेंट आपके पास 3 आ रही है, तो आप क्या कर, ये आप देख रहे नीचे आपके पास ये डाटा के अंदर आपको अलाइनमेंट नंबर 2 नज़र आ रही है। अलाइनमेंट इज इक्वल टू 2, अलाइन इक्वल टू 2, तो आपको नज़र आएगा कि आपके पास जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 4 आपके पास जो एड्रेस है वो स्टार्ट होंगे। सो दैट मीन्स के ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 2, 2 रेज़्ड टू पावर 3। सो ये आपकी 8 की अलाइनमेंट करना शुरू कर देगा, आपकी 4 की अलाइनमेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। इसी तरह आप जब नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या कुछ नज़र आना शुरू हो जाएंगे, सेम यही काम करेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब ये है कि आप कुछ और डेफिनेशंस हैं जिनको आप ऑलरेडी डिफाइंड वर्किंग है वो आप इंक्लूड करवाना चाहते हैं आपकी मेन वर्किंग के अंदर। तो दैट मीन्स कि अगर आप कोई और आपने फ़ाइल तैयार की हुई है, कुछ आपने ऑलरेडी कोडिंग की हुई है जो सेम फाइल के अंदर नहीं है, किसी और फाइल के अंदर मौजूद है, उसकी कुछ चीज़ें आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं। सो जिस तरह आप यहाँ बात करते हैं इंक्लूड कांस्टेंट डॉट एस, तो दैट मीन्स कि आपने एक असेंबली की एक फ़ाइल तैयार की हुई है, असेंबली की कोडिंग की हुई है जिसके आप कुछ कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए हैं, उनको आप इस जो है इस मेन फंक्शन के अंदर या ये जो आप फाइल जिसके अंदर आप इसको इंक्लूड करवा रहे हैं इस सोर्स फाइल के अंदर आप उनको जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो आप पहले उनको इंक्लूड करवाएंगे। जिस तरह आप सी के अंदर करते हैं, आपने ऊपर लिखा इंक्लूड iostream डॉट एच, सो दैट मीन्स कि आपने एक हेडर फाइल इंक्लूड किया जिसमें फंक्शंस कुछ डिफाइन हुए हैं कि आपने इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स को कैसे यूज़ करना है। सो वो चूँकि ऑलरेडी प्री डिफाइंड हैं उनको आपने बनाना है ख़ुद से नहीं है, वो ऑलरेडी डिफ़ाइन करके आपने एक फ़ाइल बना के रखी हुई है, तो उसके अंदर जो फंक्शंस आपने बनाए हुए हैं उनको आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो हमने कुछ एक कांस्टेंट डॉट एस के नाम से एक फ़ाइल बना के रखी है जिसमें कुछ कांस्टेंट्स डिफाइन हुए हैं। हम डायरेक्टली उन कांस्टेंट्स को यहाँ पे यूटिलाइज़ करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये जो है आपका था चैप्टर नंबर 3। तो यहीं से हम आगे मूव करेंगे कि हमारे पास जो आपने एक जनरल आर्किटेक्चर देखा था कि कोई भी आपकी इंस्ट्रक्शन है उसके पार्ट्स आपको क्या नज़र आते हैं और उसके अंदर आप किस तरीके से उनका फिल करना ज़रूरी है, उसमें कौन से पार्ट की क्या डिटेल्स हैं और वो क्या कहलाता है। तो हमने पहले वो देखा, अब हम देखेंगे कि आप इस इंस्ट्रक्शन को अब छोटा सा यूजेज में लेके आना शुरू करेंगे, नहीं कि जो हमारे पास अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो कौन से हैं, वो कैसे अप्लाई करेंगे। सो जो आपके पास इंस्ट्रक्शन जिसमें हम कवर करेंगे दैट इज़ शिफ्टिंग, लॉजिकल, बिट वाइज ऑपरेशन जो हैं, उसके अलावा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इनके सिंटैक्स वगैरह। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने एडिशन, तो अगर आप एडिशन करने जाते हैं, अब यहाँ पे आपको नजर आएगा हमारे पास 3 ऑपरेंड एडिशन हो रही है।
हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, अगर हमारे पास 3 ऑपरेंड एडिशन होगी तो जो हमारा पहला ऑपरेंड है दैट विल बी योर डेस्टिनेशन और रिमेनिंग 2 जो है ये इनके सोर्स होंगे। सो दैट मीन्स कि आपका जो ऑपरेशन है वो R2 और R3 के अंदर परफॉर्म होगा और जो भी रिजल्ट जनरेट होगा वो आपके R1 में आके स्टोर होगा। इसी तरह अगर आप इससे नीचे और इंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो आपने क्या किया है कि R2 और R जो है एक सोर्स जो दोनों चूँकि सोर्स हैं तो R2 एक रजिस्टर है और दूसरी एक इमीडिएट एंट्री है। इन दोनों को आपने ऐड किया है और ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो आपके पास डेस्टिनेशन में आई है जो कि R1 है। तो ये है आपके पास 3 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा आपके पास जो दूसरा टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट जिसके अंदर आपके पास 2 ऑपरेंड्स आ जाते हैं। सो हमने पहले भी बात की कि जितने भी ऑपरेंड्स होंगे जो फॉरमोस्ट है ये अगर आप करें यहाँ से ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर 2 ऑपरेंड की बात करते हैं 3 ऑपरेंड की बात करते हैं तो जो पहला ऑपरेंड है वो डेस्टिनेशन ही होगा। सो यहाँ पे भी आपका R1 जो है वो डेस्टिनेशन है, लेकिन अब एडिशन परफॉर्म किस में होगी, इन दोनों के अंदर होगी। सोर्स के तौर पे ये दोनों एक्ट करेंगे लेकिन डेस्टिनेशन जो है वो पहले वाला ही एक्ट करेगा। सो आप R1 के अंदर क्या कह रहे हैं आप? डायरेक्टिव बेटे डायरेक्टिव ख़त्म हो गया, अब हम ऐड एडिशन के ऊपर आ गए। डायरेक्टिव्स तो मैंने बता दिए आपको। तो जी एग्जांपल भी करवा देते तो अच्छा हो जाता सर। एग्जाम्पल करा दूँ तो अच्छा हो जाएगा। आपको मैंने अभी एक प्रोग्राम लिखवाया जो मैंने आपको कहा था कि आप ये जाके ज़रा लिखें लास्ट वीक के अंदर। सर वो लिखने को कहा था बेटे। यस सर। कौन सा जी दोबारा बोले। यस सर कहा था। पिछली मत एक प्रोग्राम लिखवाया था, ये तमाम पार्ट जो हैं ये उसके अंदर ऑलरेडी डिस्क्राइब थे। डायरेक्टिव उसके अंदर था। ये आपकी फर्स्ट एक तरीके से एग्जांपल करवाई गई थी आपको। इसे मैंने आपको कहा था कि इसको आपने करके आना है अगली मरतबा। सर चलूँ आगे। यस सर। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे आपको नजर आएगा सेकंड के अंदर भी ये आपके पास एक इमीडिएट एंट्री है जिसको आप रजिस्टर के अंदर ऐड करवा रहे हैं और जो रिजल्ट है वो भी आपका R1 में आएगा। सो दैट विल बी एक्ट लाइक R1। आपने इसी के अंदर जो है जो भी वैल्यू थी उसके अंदर आपने 15 को ऐड किया और जो रिजल्ट आया उसने उसके अंदर उसको आपने R1 के अंदर ही अपडेट कर दिया। ठीक है जी। हमारे जनरली जो आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो ये आप किस तरीके से हैं कि आपके पास मौजूद है। ये आपकी डेस्टिनेशन है, पहले आपको बताया हुआ। ये आपकी डेस्टिनेशन है और यहाँ पे आपके पास जो है वो सोर्स मौजूद है। सो आपने ऐड किया है, दोनों सोर्सेज को ऐड किया है और आपने इसको डेस्टिनेशन के आपको आगे जाके साथ साथ बताते हैं। एक दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है ADC, एडिशन विथ कैरी। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे कि आपके पास ये जो 2 ऑपरेंड हैं इन दोनों को और प्लस जो आपका कैरी फ्लैग की वैल्यू है आप इन तीनों को ऐड करेंगे और इसका जवाब जो है वो RD के अंदर जो है वो सेव कराएंगे। इसी तरह आपके पास आ गया है सब्ट्रैक्शन जिसमें आप 2 ऑपरेंड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका रिजल्ट जो है वो रिजल्टेंट में डाल देंगे, डेस्टिनेशन में पुट कर देंगे। इसके बाद आपके पास आ जाता है SBC, सब्ट्रैक्शन विद कैरी, या आप जिसको बोरो कर कह रहे हो। सो आपने जो है
किस तरीके से परफॉर्म करना है कि आपके पास दोनों ऑपरेंट्स हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करें, उसमें कैरी को ऐड करें और इसमें से 1 माइनस कर दें जो आपका रिजल्ट आएगा। सो इस वैल्यू को जो है वो आप आर डी के अंदर जो है स्टोर करेंगे। इसी तरह रिवर्स सब्ट्रैक्शन है। रिवर्स सब्ट्रैक्शन का मीन्स के अब आपका ऑर्डर जो है वो अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन ऑपरेंड है वो आपका पहले नंबर पे आ जाएगा और ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। दैट मीन्स कि आप जो ऑपरेंड 2 है उसमें से आर एन को माइनस करेंगे और इसका जो रिज़ल्ट है उसको आप जो है वो डेस्टिनेशन में स्टोर करेंगे। जो सिंपल सब्ट्रैक्शन है इसके अंदर जो है वो आप डायरेक्टली आर एन में से ऑपोनेंट को माइनस करेंगे, जब आर एस बी के अंदर ऑपोनेंट के अंदर से आर एन को माइनस करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, जिसके अंदर आप एन और एम दोनों रजिस्टर्स को आप पढ़ेंगे और जो रिज़ल्ट है वो आपके पास आर डी आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का आगे थोड़ा सा आपको डिटेल से आगे इसे न्यूमरेटर करना है और एम को जो है वो डिनोमिनेटर कंसीडर करना है। और सर ये मल्टीप्लिकेशन में रेशो के क्यों शो कर रहा है 31:0? बेटे 31:0 नहीं है, ये इसकी बिट्स हैं। 32 बिट्स जो हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। मैं आपको बताया ना कि ये अभी थोड़ा सा ये आपको आगे जाके क्लियर नज़र आएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब आप दो रजिस्टर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली देयर आर मैनी चांसेस कि आपकी वैल्यू जो है वो सिंगल रजिस्टर में जो है वो रिजाइड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर दो 32 बिट्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 बिट के अंदर ईजिली जा सकते हैं। तो जब वो 64 बिट के अंदर जाएंगे तो आपके रजिस्टर की क्वांटिटी जो है वो 32 बिट की ही है। तो आप उसको कम्युलेट किस तरीके से करेंगे ये हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड किया कि हम आगे जाके इसकी ज़रा डिटेल देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है जी सर, और ये एडीसी और एसबीसी में सर ये कैरी का क्या मतलब है, इसका बता दें। कैरी का कैरी का मतलब ये है कि अगर आपने एडिशन कर, एक है एडीडी, इसमें सिर्फ एडिशन हो रही है, यानी दो ऑपरेंड्स को आप ऐड कर रहे हैं और रिजल्टेंट में स्टोर करवा रहे हैं, जबकि एडीसी के अंदर आप सिर्फ दो ऑपरेंड्स को खाली ऐड नहीं करवा रहे। जो कैरी फ्लैग की वैल्यू है, अगर आपने कैरी कहीं जनरेट हुआ था पहले, आपने पिछले ऑपरेशन के अंदर कहीं कैरी जनरेट हुआ, ये आपको आगे जाके ये भी इजीली समझ आ जाएगा एग्जांपल जो हम आगे देखेंगे। तो इसके अंदर जब हम साथ कैरी को भी ऐड कर देंगे और इन तीनों का एडिशन जो है वो आर डी के अंदर स्टोर करवाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ मेंशन है करनी है यहाँ पे है, वो है एस कंडीशन फ्लैग्स। अगर आप सिंपल ऐड कर रहे हैं तो वो एडिशन होगी, लेकिन इसके केस में अगर कैरी जनरेट हो रहा है और आपने इसके आगे एस का सफिक्स नहीं लगाया तो आपके जो फ्लैग्स हैं वो अपडेट नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आई? रिपीट कर दें। मैं ये आपको बात कर रहा हूँ कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं और आपके पास कैरी जनरेट होता है, अगर आपने इंस्ट्रक्शन यूज़ की हुई है ADD, तो इन केस कि आपके पास एडिशन हुआ है और कैरी जनरेट होता है तो आपका कैरी का जो फ्लैग है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है XPSR के अंदर, ये C फ्लैग, ये अपडेट नहीं होगा अगर कैरी जनरेट हो भी रहा है। अगर आपने इनके फ्लैग्स की वैल्यू को यूज़ करना है तो दैट मीन्स कि अगर आप एडिशन कर रहे हैं और आप एक कोई काम करना चाहते हैं कि अगर इसका कैरी जनरेट हो तो आप उसकी बेसिस पे कोई डिसीजन कर रहे हैं या कोई भी उसको यूटिलाइजेशन में लाना है, तब आप उसके फ्लैग्स को इफ़ेक्ट करवाते हैं। तो अगर आपने फ्लैग्स को इफ़ेक्ट करवाना हो तो आप ऐड के साथ एक और सफिक्स ऐड करते हैं, दैट इज़ एस। ये क्या करता है कि जिस इंस्ट्रक्शन के आगे भी ये एस लग जाएगा, उस इंस्ट्रक्शन के केस में अगर आपके फ्लैग्स इफेक्ट होते होंगे तो ये उनको इफ़ेक्ट करेगा। यानी अगर आपने इंस्ट्रक्शन ऐड के आगे एस लगा दिया तो एडिशन के केस में अगर कैरी जनरेट होता है तो कैरी को फन कर देगा, ओवरफ्लो जनरेट होता है तो ओवरफ्लो को जनरेट फन कर देगा।
अगर नेगेटिव नंबर जनरेट होता है तो नेगेटिव को 1 कर देगा, लेकिन अगर एस नहीं लगेगा तो ये फ्लैग्स इफेक्ट नहीं होंगे। इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन के केस में कोई फ्लैग्स इफेक्ट होने चाहिए, आप अगर एस का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो फ्लैग्स की वैल्यू जो है वो अपडेट होंगी, वरना ये फ्लैग्स की वैल्यू जो है वो अपडेट नहीं होगी। ये बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक हो गया। सो अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर जिसके अंदर आपका ज़ीरो फ्लैग, नेगेटिव फ्लैग, कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग ये मौजूद हैं, आप इनकी वैल्यू को स्टोर करवाना चाहें कि अगर आपने ऑपरेशन करवाया है और कैरी जनरेट हुआ है और आप उसकी वैल्यू को स्टोर करना चाहें तो फिर आपको एस लगाना पड़ेगा, तब ये आपके फ्लैग जो है वो अपडेट होंगे। सो सर जो नेगेटिव फ्लैग बोलो। दोबारा बोलिएगा। नेगेटिव फ्लैग से मेरा सब्ट्रैक्शन। नेगेटिव फ्लैग से मुराद ये है कि जो रिज़ल्ट जनरेट हुआ है वो एक नेगेटिव नंबर है। अच्छा सर, ठीक है सर। अच्छा, अब हमने बात की थी एक्स पी एस आर, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स पी एस आर स्टैंड फॉर प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर। सो हम इसको मल्टीपल मोड्स के अंदर यूज़ करते हैं, ए पी एस आर, आई पी एस आर और ई पी एस आर, लेकिन इसकी जो बिट्स हैं वो रिज़र्व होती हैं। अगर आप ए पी एस आर के लिए बात करें तो ए पी एस आर के लिए आपको ये 4-5 बिट्स आपको ये अवेलेबल हैं, जी ई की बिट अवेलेबल है, रिज़र्व लिखा हुआ है, ये आपको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। जबकि आई पी एस आर के अंदर आपके पास ये बिट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी वर्किंग के लिए। इसी तरह जब हम ई पी एस आर की बात करते हैं तो हमारे पास ये कुछ बिट्स हैं जो अवेलेबल होते हैं। ये आप जिस तरह मूव फॉरवर्ड करेंगे तो आपको पता लगता जाएगा कि इन बिट्स का मकसद क्या है। सो अभी हमने जिन बिट्स को देखा है वो एन जेड सी और वी और क्यू है। क्यू भी आपने अभी तक नहीं देखा, एन जेड सी और वी आपने अभी तक देखा है। सो दैट मीन्स कि नेगेटिव, ज़ीरो, कैरी एंड ओवरफ्लो को आपने अभी तक। तो अगर आपको इनकी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी तो आप ए पी एस आर के अंदर से जाके इसको तलाश करेंगे, और ए पी एस आर या पी एस आर की कौन सी बिट्स जो हैं वो इसके लिए असाइंड है, वो है बिट नंबर 31 नेगेटिव के लिए, 30 इज़ फॉर ज़ीरो, 29th बिट जो है वो सी के लिए है, 28 बिट जो है वो ओवरफ्लो फ्लैग को रिप्रेजेंट करती है। सो ये चूँकि इनके अलग-अलग मोड्स हैं जिसमें इनकी वर्किंग हो रही है, लेकिन ये रजिस्टर एक ही है, ये एक ही रजिस्टर के अंदर मौजूद है, इसलिए आप देखेंगे कि आपको इसमें ये ओवरलैपिंग पे नज़र नहीं आ रही। यहाँ तक आपके पास जो है वो ये फ्लैग्स की वैल्यू मौजूद है, उसके बाद आपके पास आई सी, आई टी एंड टी की वैल्यूज़ मौजूद हैं, ये कुछ और रिजर्व वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उसके बाद जी ई की वैल्यू मौजूद है, उसके बाद फिर हमारे पास रिजर्व वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है जो कि आपके पास 10 और 9 के ऊपर जो है वो बिट मौजूद है। इसी तरह आपके पास ISR के नंबर्स मौजूद हैं जो कि 0 से लेके 7 तक जो हैं 8 बिट्स हमारे पास मौजूद हैं फॉर ISR। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि आपके पास 2 नंबर आपने ऐड किए हैं। अगर हम अभी इस एरिए को फॉर द टाइमिंग इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, आपके पास 2 नंबर हैं जो आपने ऐड किए हैं। लेट्स से कि वो था एफ 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 एंड एफ, और इसके अंदर आपने 1 को ऐड किया, तो डेफिनेटली जब आप एफ की बात करेंगे तो आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर बाइनरी में अगर हम एडिशन करना चाहते हैं तो 1 1 1 1, इसी तरह 1 1 1 1, और ये आप इस तरह कंटिन्यू करेंगे। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जब इसके अंदर आप यहाँ पे हम इसको भी करते हैं 1 1 1 एंड 1, जबकि 1 को जब हम ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 0 0 देन 0 एंड देन 1। अब मैं इसको ऐड करना शुरू करता हूँ। 1 और 1 हो गया आपके पास 2 हमारा रिप्रेजेंट होता है 1 एंड 0, सो 0 यहाँ पे आ गया कैरी और जनरेट 1 हमारे पास कैरी जनरेट हो गया। अब ये कैरी फॉरवर्ड मूव करता जाएगा जहाँ तक कि आपका ये 32 बिट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए।
ऐसे ही जी। अब Yes, आपका sir. जब ये 32 की एडिशन हो गई है तो आपके पास कैरी जनरेट हो गया। मेरे पास यहाँ पे अब कैरी फ्लैग के अंदर जो है वो वैल्यू 1 है जब मेरी एडिशन हुई। सो अगर मुझे 64 बिट की एडिशन करनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके लोअर सर ये 32 बाइनरी बिट को भी एडिशन ऐड करनी करना है। पड़ेगा। आप बाइनरी में एडिशन कर लें या हेक्साडेसिमल में एडिशन कर लें, बात तो एक ही है, क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर आप उसी एफ को जो है वो 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर लें। अगर मैंने ब्रेक डाउन करके मैं आपको बाइनरी में भी दिखा दिया। अगर आप इसको 32 बिट्स में डायरेक्टली करना चाहते हैं आप इस तरह कर लें। अगर आप एफ में रख के डायरेक्टली एडिशन करना चाहते हैं आप डायरेक्टली कर लें। बेसिकली तो आपका हेक्साडेसिमल जो है वो बाइनरी को इजी अंडरस्टैंडिंग छोटा नंबर दिखाने के लिए आप तो यूज़ कर रहे हो ना, है तो वही बाइनरी। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आपके पास चूँकि 64 बिट की एडिशन है तो 64 की बिट की एडिशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि आपको लोअर 32 बिट को ऐड करना पड़ेगा और अपर 32 बिट इनको भी ऐड करना पड़ेगा, ऐसे ही। जी सर। अच्छा, जब आप 32 लोअर बिट को ऐड करेंगे तो क्या इसके केस में जो कैरी जनरेट हो रहा है उसकी यूटिलिटी आपको अगले 32 बिट पे ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? यानी जो कैरी जनरेट हो रहा है आपका लोअर 32 बिट के एडिशन से, वो उसका अपर के अंदर इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा सर। आएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि मुझे कैरी फ्लैग की वैल्यू की ज़रूरत है। जी यस सर, सर। है ज़रूर। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम सर पहले लीस्ट जो हमारे पास लीस्ट 32 सर बिट्स हैं तो उनको हम ऐड करेंगे विद कैरी। यस सर। और हमें जब हम विद कैरी ऐड करेंगे, सॉरी विद कैरी नहीं ऐड करेंगे, हम ऐड एस करेंगे, क्योंकि हमने ऐड करने के बाद कैरी का फ्लैग इफेक्ट करवाना है लोअर ग्रुप जब बाइट हम एडिशन कर रहे हैं, तभी हम कैरी का फ्लैग जो है सेव कर सकेंगे ना। यस सर। सो दैट मींस सर कि ये हम 7 लोअर कैसे आ गया? 7 का क्या बाइनरी क्यों नहीं लिखा? क्या हुआ है? 7 कहाँ लिखा है? अच्छा, 7 ये कैसे आगे आ गया? ये तो 7 का बाइनरी क्यों नहीं लिखा? किधर लिखा है 7? ये बात कर रहे हो कि 7 का क्या नहीं लिखा हुआ? यस सर, ये 7 का बाइनरी क्यों नहीं लिखा हुआ? के अंदर क्या लिखा है कि अगर आप इसको बाइनरी में करना चाहते हो बाइनरी में एडिशन कर लो, समझाने नंबर के आपका लिए यही भाई आएगा। किया वैसे। ये आपका 7 है ना, आप सारे नंबर को, इस पूरे नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। हर एक डिजिट के अगेंस्ट आपके 4 बिट जनरेट होंगे, ऐसे ही है। 4 के सेट बना लें, आपको नज़र आ जाएगा। डिजिटल सिस्टम में आप लोगों ने किया था जब आप हेक्साडेसिमल की ठीक है एडिशन सर, कर रहे थे समझ आ वहाँ गई। पे, ठीक है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ जब आपके ये लोअर 32 बिट की आपने एडिशन की तो आप क्या करोगे? ADDC और ADDS, ताकि जब आप ऐड करो तो आपके इस एडिशन के बाद आपके जो फ्लैग्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, जो भी रिज़ल्ट के केस में होनी चाहिए, ऐसे ही। हेलो, जी सर। चूँकि आपने अपर 32 बिट को आपने ऐड करना है तो इसके अंदर आपने प्रीवियस के केस में जो कैरी की वैल्यू जो भी जनरेट हुई है वो आपको रिक्वायर्ड होगी इस एडिशन के अंदर, क्योंकि आपने अब इन दो यस सर। नंबरों को भी ऐड करना है, ए और बी को, और साथ आपको कैरी की वैल्यू भी चाहिए कि कैरी क्या पीछे जनरेट हुआ था, तभी आपका अगला वाला नंबर एग्जैक्टली करेक्ट जो है वो जनरेट होगा ना।
ठीक है। यस सर। अच्छा, तो आप क्या यहाँ पे कौन सी कमांड लगाएंगे? सर ऐड कैरी वाली लगाएंगे। वो कमांड क्या है? एडीएस। ADC। सॉरी सर, एडीसी कहना था। एडीसी है सर, एडीसी। ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, आपने लोअर बाइट्स को आपने लेट से क्या पास 2 नंबर थे, आपने 2 नंबर जो है वो स्टोर करवा दिए। एक नंबर ये था, ये आपका अपर नंबर आ गया। ठीक है जी। ये 64 बिट जो आपका नंबर है, इसका ये लोअर बाइट है, ये लोअर बाइट है, लोअर 32 बिट्स हैं, और ये आपकी अपर 32 बिट्स हैं। इसी तरह आपका R2 और R3 के अंदर जो है वो D का नंबर मौजूद है, जिसमें आपके पास ये नंबर जो है वो लोअर 32 बिट्स हैं और ये आपका अपर 32 बिट्स हैं। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने दोनों को लोड करवाया। लोड करवाने के बाद आपने क्या किया है कि R0 और R2 इन दोनों को ऐड किया, और इसके केस में आपने ADDS की आप एडिशन भी कर सकें, और इसकी जो वैल्यू है फ्लैग्स की, उनकी वैल्यूज़ को भी स्टोर करवा सकें, यानी कैरी फ्लैग को स्टोर करवा सकें। आफ्टर दैट आपने जो अपर बिट्स हैं, सॉरी अपर 32 बिट्स हैं, उनको आपने ऐड करवाया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है A0 to 31 एंड B0 to 31। तो दैट मीन्स आपने लोअर 32 बिट्स को ऐड करवाया, जबकि आप नेक्स्ट एडिशन में देख रहे हैं कि ये 32 से लेके 64 तक जा रही है वैल्यू। ठीक है जी। तो ये आपका नेक्स्ट 32 बिट्स आ गई आपके पास। अब आपका ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मिलके आपके पास 64 बिट की एडिशन जो है वो कंप्लीट करता है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला? सर अगर 64 में एक ही एडिशन हो जाती है तो सर उसमें भी कैरी जनरेट होता है जैसे लिखा है, तो उसका क्या करेंगे सर? या आप मुझे बताएंगे कैसे, या मुझे ऐसे बताएंगे कि आपको मैंने एक टास्क देने लगा, वो ये है कि आपने एक तो मुझे 64 बिट की एडिशन मुझे बतानी, प्लस आपने मुझे 128 बिट की एडिशन भी करके दिखानी। ठीक हो गया जी? सर ये 64 की तो ये हुई भी नहीं है। ये इम्प्लीमेंट करो ना, और देखो क्या रिजल्ट आता है। पहले मैनुअल करो, और मैनुअल करने के बाद इसको काइल के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करके देखो कि क्या आपके पास काइल में वही रिजल्ट जनरेट होते हैं जो आपने मैनुअली करके देखे हैं। ठीक हो गया? सो आपने मैनुअली और काइल दोनों पे सर करना। सर कोई नंबर दे देना, उनको हम ऐड कर लें। कोई नंबर ले लो यार, CR है ना, CR को एक नंबर बना ले, कोई एक नंबर बना ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक यूनिफाइड नंबर बना लो, उसी को सारे के सारे इम्प्लीमेंट कर लो। 64 बिट और 32 बिट। 64 बिट 64 और और 128 बिट। सर कोई भी नंबर बना सकते हैं ना? एक नंबर सोच लो, सारे वही डिस्ट्रीब्यूट कर लो नंबर, ताकि आपके पास आ जाएगा कि उसके अंदर एडिशन किस तरह करें। ये ना करना कि एक तरफ 1 कर दो और एक तरफ 0 कर दो और उन दोनों को ऐड कर दो, उसका रिजल्ट फायदा कोई नहीं। यस सर, ऐसे ही सोच रहे थे। ऐसे नहीं ना करना। ठीक है जी। सो दिस इज़ योर टास्क फॉर योर, मैंने जो अगली मरतबा आपके साथ चेक करना है, ये आप लोगों ने कल ये कोशिश करें कि कल आप ये भी करके आए साथ। अव्वल तो आपका पिछले वाला तो यहाँ तक कंप्लीट होना ही चाहिए। कल मैंने आपको उसको एवेलुएट करना, यू नो लास्ट टाइम भी आपकी एवेलुएशन हुई थी। डन? डन सर। जी, आपका लेक्चर का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो मैं इसको यहीं पे ब्रेक लगाता हूँ। हम नेक्स्ट लेक्चर में यही स्टार्ट करेंगे। सर ठीक है वो जी। पिछले 3 लेक्चर्स की स्लाइड सेंड कर देंगे, जितने में अभी तक लेक्चर हुए हैं, बस पहले लेक्चर की स्लाइड आई थी।
वलीद वलीद हमारा ना लास्ट वीक पेपर थे, 2 पेपर ट्यूसडे और वेडनेसडे को, तो ना उसकी ना अटेंडेंस काउंट कर लेना, हमारा पेपर था। मैं सर से बात कर लो क्योंकि ये जो माइक्रोसॉफ्ट की कोड सर खुद भी मैच करते हैं, यहाँ से सर खुद भी यार डाउनलोड। आप, मैं सर से भी कह देता हूँ, आप नोट कर लेना अपने पास। सर वो स्लाइड सर चले अच्छा अटेंडेंस हो गई सर से लीड बात करो ना। सर लीव कर गया मेरे ख्याल। सर से बात कर लो आप जितने भी स्टूडेंट हो, फिर मैं देख लेता हूँ। यार कैसे करना है ये तो सामने टास्क दिया है। यार एक मिनट अली एक हमजा मिनट से कांटेक्ट भाई, कर, अली हमजा भाइयों ने बात कहते सुनो हैं। यार, ये हाँ जी दे बिलाल साहब। इस सब्जेक्ट फिलहाल के ते घर किसको को टावर लग गया, फिर भी नहीं समझ आ रही। हेलो क्या कह रहे बिलाल? यार ये क्या, इसकी कोडिंग की समझ आ रही है किसी को? बहुत टफ है तरीका भाई। सर बस का देते मैसेज करी आया जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रहा। यार मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं इसका क्लियर हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी समझ। नहीं ना, मुझे फौरन चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता नहीं चाहिए। सेमेस्टर के एंड पे, सेमेस्टर के एंड लास्ट पे एंड हो आएगी। तला नहीं नहीं, बात से बात करना। मोहम्मद अली तला पेपर वाली छोटू रात। आहो, फिर मैं जब आप कहूँगा सर बिलाल से भाई कहना आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का तशरीफ रखें। यार क्विज कब है? यार 4 चैप्टर ओए भी हो गए, 3 चैप्टर हो गए, तो चौथे को लगे। ओए बात सुनो, और सारों की छोड़ो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर की बताओ, एचओडी साहब की। 3 इतना चैप्टर, छपरा उसके आते कितने हैं चैप्टर यार, हो और गए? क्या चाहिए आपको? अनसीन पेपर यार, ला उसको ले मैं मामला की मानना। रिकॉर्डिंग सेट करो। यार चलो सर ने यार, अल्लाह स्लाइड हाफिज़। सेंड नहीं की, ऊपर से कोड देख के किसका नहीं करना है दिख कल जो सर को चेक करवाना है। यार तू सी यार बात किसने करनी है, तूने करनी है, सर को मैसेज करो। यार व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर। हाँ करता हूँ, बस इधर से मीटिंग लीव कर दो सभी। अब पुत्र बैलेंस भी रखा कर, सर को कॉल भी करनी पड़ जाती किसी भी सर को। करवा देना बैलेंस तू। मैं क्या करवावा, सीआर 2 ते चाहिए सीआर 2 बनया ते बैलेंस ਅਸੀਂ करवाई। कैसा ऐसा यार ਨੂੰ सी कदी यार करवाया ਸੀ, ऐसा ਨੂੰ कदी करवाया ਸੀ। ओए ऐसा नोट्स बोल ले लेंदा ही। हाँ ओ हॉटस्पॉट तू भी लेना आई, है। तेरे हॉटस्पॉट दे दे आई। चलो ठीक है, क्लास लीव कर सभी। ओके यार वलीद भाई, हमारे मौजूदा सी यार, अल्लाह हाफिज़। सीआर यार आपको मुबारक हो, मैं आपसे ट्रीट लेने आऊंगा इंशाल्लाह 1-2 दिनों तक। वो सीआर लीव ही कर गए कहीं प्लान कर लो यार, वलीद रेडी है। यार, तू मुंह बंद कर, तेरे को नहीं किसी ने पूछे। ओए पागल, ये बड़ी अच्छी बात, तू गौर कर इस पे। अल्लाह हाफिज़ यार। नासिर